Hey everyone, welcome to our next episode of Interview Experience by iLab Metallurgy. I, Shivam Kumar Mishra from second year Metallurgical and Materials Engineering, and today we have a special guest with us, Prabhat sir, from 2018 batch Metallurgical and Materials Engineering. And he recently got placed in EY as an associate consultant. So, firstly, congratulations, sir, for your great achievement. Thank you, Shivam, for giving me this opportunity. Thank you. Sir, today we want to know about your journey, the path you followed, and ended up in such a big company. And also, thank you, sir, for your valuable time. Yeah, thank you, Shivam. So, sir, what's your first reaction after getting placed in EY? After getting placed in EY, I was very happy. Sir, so I would like to start from the very beginning. Firstly, sir, could you please tell us about your job role in your company? So Shivam, I was selected for associate consultant in EY. Sir, what are the resources you followed to get into the non-core companies like EY? So as I told in my previous video, कि I followed for the aptitude, I followed Rakesh Yadav book, and for Python, I followed Coding Ninja. And for the SQL, I followed a Udemy course of Pyre and Data. And for the MS Excel, I followed some normal YouTube videos. And for the case study purpose, like I followed case in point book. Sir, can you please tell us about the selection procedure of EY? In the EY, there were three rounds. First was CV shortlisting. After that, there were two technical interviews in the EY. So, as you said कि CV shortlisting हुआ, so sir, could you tell us how to make your CV more attractive? देखो, सीवी को अट्रैक्टिव इन द सेंस कि उनको पसंद आनी चाहिए अपनी स्किल्स पे, और जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनको वहां पे ज्यादा मेंशन करना है, जो वो लोग चाह रहे हैं, तभी वो लोग तुम्हारी सीवी को पूरा अच्छे से रीड करेंगे और उनको तुम एक सही कैंडिडेट लगोगे जो उस रोल के लिए फिट हो रहे हो। ठीक है, तो तुमको रिसर्च करनी पड़ेगी वो रोल क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि उनकी डिमांड क्या है। और अगर सपोज कुछ कुछ स्किल्स तुम्हारे, सपोज 5 स्किल्स हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में कि उनको वो रिक्वायर्ड है, और उसमें से सिर्फ तुमको 2 से 3 स्किल्स ही आती हैं, तो सिर्फ तुम वो 2 से 3 स्किल्स ही मेंशन करना। समझ रहे हो? Yes, तो sir. और तुमको जिस जॉब रोल के लिए आई है ना, उसका यूट्यूब पे जाके कोई इंटरव्यू देखना कि वो और क्या क्या इंटरव्यू में देखते हैं कैंडिडेट के अंदर। तो कम से कम तुमको ये 2 से 3 घंटा अपने देने पड़ेंगे कि किसी कंपनी के लिए अगर तुम सीवी सेंड कर रहे हो तो, क्योंकि पता होना चाहिए तुम वो कंपनी एक्चुअली डिमांड क्या कर रही है। अगर वही नहीं पता होगा तो फिर सीवी हम लोग कुछ भी बना के सेंड कर देंगे, वहां से रिजेक्ट कर दी जाएगी। Hmm. तो ये पहले गुड वर्क करना पड़ेगा, होमवर्क करके जाना पड़ेगा वहां पे। Okay. Sir, can you please share your interview experience with us? Like किस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा गया वहाँ? देखो, तो इंटरव्यू में पहले तो सीवी शॉर्टलिस्टिंग हो गई, तो उसके बाद में था कि इंटरव्यू, तो 2 टेक्निकल इंटरव्यू हुए थे मेरे, और दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम ही थे, मतलब सेम चीज़ें ही पूछी गई थी। तो मेरे दोनों टेक्निकल इंटरव्यू में स्टार्टिंग होती ही है कि वो लोग यही पूछते हैं कि और तुम्हारा दिन कैसा था, मतलब थोड़ा कंफर्ट करने के लिए कि तुम थोड़ा उस जोन में आ जाओ कि तुम नॉर्मली हेजिटेट ना कर पाओ और थोड़ा कंफर्ट फील करो इंटरव्यूअर के सामने। तो भी 40 से 45 मिनट रहेंगे तुम्हारे पास डिस्कस करने के लिए, तो उस मिनट में तुम अच्छा फील करो उनके सामने। तो उन्होंने पहले अपना इंट्रो दिया कि वो ये हैं, इस पोस्ट पे हैं, इतने साल से काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो उसके बाद में उन्होंने पूछा कि तुम अपने इंट्रो के बारे में बताओ, तुम कहाँ से हो और ये सब चीज़ें। तो मैंने बताया कि जो भी मेरा नॉर्मल बेसिक इंट्रो था मैंने वो दिया अपना। और ध्यान रखना कि जो तुम्हारा इंट्रो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड से 35 सेकेंड तक ही चलना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं घसीटना है। ठीक Yes, है। sir. और उसके बाद में मैंने अपना 35 सेकेंड का अपना इंट्रो इंट्रो दिया। और उस इंट्रो में मैंने लास्ट में प्रोजेक्ट के बारे में, और कि मैंने जो एनआईटी जमशेदपुर में एक केस कंपटीशन हुआ था ओजस का, कि मैं मेरी टीम उसमें मतलब सेलेक्ट हुई थी फॉर द फर्स्ट पोजीशन। Hmm. तो हमने वो भी मेंशन किया वहाँ पे। तो वो उनको वो चीज़, मतलब उनको वहाँ से, मतलब एक तरीके से मैंने ड्राइव किया था पूरा इंटरव्यू। तो मैंने उनको एरिया दिया, वो लोगों ने वहाँ से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया कि तुमने यहाँ पे एक्चुअली में क्या काम किया, कैसे कैसे स्ट्रिक सॉल्व किया, कैसे टीम को हैंडल किया पूरा। तो फिर मैंने बताया था कि 4 से 5 लोगों की टीम थी, कि मैंने ये मतलब कि जिसके जो जो स्ट्रॉन्ग एरिया था उस पर अपना टाइम, उसको वर्क को डिवाइड कर लिया था। तो वैसे मैंने, मतलब हम लोगों ने ये केस स्टडी सॉल्व किया था। ठीक है। और उसके बाद में वो लोग पूछ रहे थे कि, उन्होंने पूछा कि गेस्टिमेट के बारे में, उन्होंने गेस्टिमेट पूछा कि नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन इंडिया एंड नंबर ऑफ आईफोन यूजर्स इन इंडिया। तो ये दो दो टेक्निकल इंटरव्यू के अलग अलग एस्टिमेट थे कि दोनों में पूछे गए थे।
उसके बाद में केस स्टडी पूछा गया था कि कोई एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है और वो लॉस फेस कर रही है 2 साल से, तो तुमको फाइंड आउट करना है क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो क्योंकि मैं करंट अफेयर्स को मतलब मोस्ट ऑफ द केस फॉलो करता रहता हूँ, तो ऑन द स्पॉट मेरे माइंड में स्ट्राइक कर गया कि तो चिप शॉर्टेज की वजह से ये हो रहा था। तो मैंने मतलब कि पहले पूरा केस स्टडी को डिटेल में पूरा ओपन किया कि स्टेप बाय स्टेप करके, फिर मैंने सारे प्रोबेबल रीजंस दिए थे कि क्यों हो रहा है कंपनी के साथ में। तो उसके बाद उन्होंने बेसिक पाइथन की लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, राइट ज्वाइन क्या होता है, जो हर एक इंटरव्यू में पूछा ही जाता है लगभग। 95% केस में ज्वाइन से ही क्वेश्चन रहेंगे इंटरव्यू में। सर लाइक आपने केस स्टडी के बारे में बताया कि आपको एक केस स्टडी मिला गया, वहां पे आपने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू वहां रखा। तो सर ऐसा तो हो सकता है ना सर कि आंसर कुछ और है, लेकिन जो आपने आंसर दिया है वो एक वैल्यूएबल आंसर है। तो क्या उसमें आपको प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट मिलता है एज ए, मतलब एक इंटरव्यू में ऐसा हो सकता है क्या? देखो सपोज अगर ऐसा होता है कि जैसे कोई भी इंटरव्यू रहेगा ना तुमको तुम्हारे सामने, तो वो जब केस स्टडी देते हैं ना वो लोग, तो उनके दिमाग में पहले ही होता है कि वो तुमसे क्या सॉल्व करवाएंगे। ठीक ओके। है। जैसे सपोज कि अगर मैं ही एक इंटरव्यूअर हूँ, तो मैंने तुमको दिया कि प्रॉफिटेबिलिटी फ्रेमवर्क का क्वेश्चन दिया। हम्म। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं तुमको कॉस्ट पार्ट में एनालिसिस करवाऊँ, ठीक है, तो मैं उनसे जितनी भी चीज़ें डिस्कस करूंगा तो वो यही बोलेंगे नहीं नहीं इसमें प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरे सेगमेंट के अंदर चलते हैं। तो वो ऐसे धीरे धीरे करके तुमको कॉस्ट पार्ट के अंदर डाल देंगे आके। ठीक है, फिर अगर तुम सपोज कि तुमने कुछ आंसर दिया, वो भी एक रीजन है, तो वो बोलेंगे कि ठीक है, इसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं। वो तो तुम्हारा वैल्यूएट करेगा ही। अगर ओके। तुम अगर तुम उनका जो वो लोग सोच रहे हैं अगर वो भी आंसर नहीं कर पा रहे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर तुम कुछ जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर सकते हो चीज़ों को, वो इंपॉर्टेंट, वो बस वो मैटर करता है। और तुम्हारी रिसर्च होनी चाहिए, वो सही डायरेक्शन होनी चाहिए, कुछ गलत नहीं बोलना है। अगर यस याद सर, वो, डायरेक्शन सही होना चाहिए। हाँ बस डायरेक्शन सही होनी चाहिए, तुम्हारी अप्रोच सही होनी चाहिए, क्योंकि गेस्टिमेट और केस स्टडी में तुम्हारी अप्रोच ही मैटर करती है और कुछ नहीं देखा जाता वहाँ पे। गेस्टिमेट में भी ये भी नहीं देखा जाता तुम्हारा लास्ट फाइनल आंसर क्या आ रहा है, तुम्हारा ये देखा जाता है यस तुम सर। कैसे अप्रोच कर रहे हो। प्रोसेस क्या रहा? हम्म। सर तो could you tell us like for placing in companies like EY or any data analytics companies or non-core companies, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे हमें फोकस करना चाहिए, जैसे जो कौन कौन से टिक मार्क्स हमें हमेशा सही रखने हैं? देखो जैसे मैंने बताया कि कोई भी कंपनी हो एनालिटिक्स और कंसल्टिंग से रिलेटेड, हम्म। तो तुम लोगों को ना कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना है। जैसे गेस्टिमेट करना है, हम्म। पजल्स करने हैं, केस हम्म। केस स्टडी करने हैं, ये थ्योरेटिकल पार्ट में आ जाएगा तुम्हारा। और उसके बाद में करना है सम टूल्स जो कंपनी की डिमांड होती है जिस पे वो लोग वर्क करते हैं, लाइक पाइथन, सीक्वल, एमएस एक्सेल, ये 3 करना है। उसके बाद में करना है तो कंपनी की रिसर्च करनी है। जिस भी कंपनी में तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, उस कंपनी की ना एक एक छोटी से छोटी चीज पता होनी चाहिए, एक छोटी से छोटी, क्योंकि वो लोग पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी। सर आपने जैसे बताया कि वी ऑल नो दैट आप ओजस जीते, आपका टीम जीता। तो सर आपने उसे मेंशन किया लाइक हम लोग सर पार्ट लिए थे, सेकंड राउंड तक गए, अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाए। लेकिन सर ऐसा हो सकता है कि कोई एक स्टूडेंट है जो वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में वो ओजस में लिया, जस्ट बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वो सेकंड थर्ड पोजीशन में रहा, तो क्या वो उस चीज को सीवी में ऐड कर सकता है? हाँ श्योर, तुम ऐड कर सकते हो अगर तुमने किसी भी केस कंपटीशन में पार्ट लिया है। These companies requires any internship program तो देखो before applying? जैसे ईवाई ने जब शॉर्ट लिस्टिंग करी थी, तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि जो कंपनी ने सीवी शॉर्ट लिस्टिंग करी है वो कहीं ना कहीं सीजीपीए या 10th 12th के परसेंटेज की बेस पे, प्लस जिसने इंटर्न करी थी उनको शॉर्ट लिस्ट किया था उन्होंने। तो क्योंकि देखो इंटर्नशिप उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि एज तुम प्रोजेक्ट कर लो मोर देन इनफ होता है, लेकिन मैंने किया हुआ था तो मैंने उसको मेंशन किया था वहाँ पे कि मैं मैथ कंपनी में इंटर्न किया हूँ 1 मंथ की। तो वो मैंने वहाँ पे मेंशन किया था, तो आई थिंक कि मैटर किया होगा कहीं ना कहीं पे, अगर क्योंकि माइनस तो नहीं हुआ होगा कुछ इस सब चीज़ों से। लेकिन अगर नहीं भी है इंटर्न, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता, तुम प्रोजेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर आपने जैसे बताया कि एसक्यूएल, पाइथन, एमएस एक्सेल, गेस्टिमेट्स ये सब इम्पोर्टेंट होती हैं। तो सर बिफोर आपका प्लेसमेंट सीन जब स्टार्ट होता है, तो सारी चीजों को एक रात पहले या एक स्पेसिफिक टाइम के बीच में आप उससे कैसे तैयार कर सकते हैं? मतलब हाउ इम्पोर्टेंट और कितना उस चीज को आप कोप अप कर पाइएगा? देखो सब चीज़ तुम्हारी खत्म हो गई है,
और तुमको उसके बाद में ना अपना अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि तुमको एक वीक में जितनी भी तुम चीजें कर रहे हो उसको कितनी बार रिवाइज करनी है। तुम इतनी बार रिवाइज कर लो कि तुम अगर जब कंपनी आ रही है ना उसके तुम 2 घंटे में ना सारी चीजें लाइक पाइथन सीक्वल एमएस एक्सेल गेस्टिमेट केस स्टडी सब कुछ 2 घंटे में रिवाइज कर पाओ। इतनी उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। लाइक मतलब कि पाइथन या एसक्यूएल के जो बेसिक्स टूल्स हैं उनका शॉर्ट नोट्स भी एक तरह का रोल प्ले करता है हाँ तो इंटरव्यू में। शॉर्ट नोट्स बहुत मैटर करेगा, क्योंकि अब तुम सपोज तुमने एक कोई यूट्यूब से कुछ फॉलो किया कोर्स, उसमें 80 to 90 वीडियोस हैं। अब तुम हम्म। अब तुम 2 घंटे पहले या 5 घंटे पहले तो नहीं देख पाओगे ना सारी वीडियोस को, क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे उस टाइम पे, यार रिवाइज भी नहीं हो पाया, अब जा रहे हैं वहाँ पे। तो हम्म। उस टाइम पे शॉर्ट नोट्स बहुत मैटर करेंगे। शॉर्ट नोट्स हर फील्ड में मैटर करेंगे, नॉट इवन कि तुम कंपनी एग्जाम में, तुम जेई दे के आए हो, तुमने जेई में भी शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, तो यस तुमको सर। पता होगा कि अंत वाला तो सब भला, अगर एंडिंग अच्छी करनी है तो शॉर्ट नोट्स बहुत मैटर करेंगे वहाँ पे। सर, हाउ वी कैन improve our communication skills or work on the aptitude tests? हम्म, तो देखो कम्युनिकेशन तुमको उतना करना है कि तुम सामने वाले से कम्युनिकेट कर पाओ। ठीक है, वहाँ कोई इंग्लिश की बुक नहीं लिखनी है बैठ के कि मेरी अच्छी वोकैब होनी चाहिए या कुछ होना चाहिए, बस इतने इतना लेवल का होना चाहिए कि कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है। हम्म। और अपने जो भी हम कहना चाह रहे हैं वही बोलें, क्योंकि कई बार होता है कि सोचते अलग हैं और नहीं कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो वो बोल दे कुछ और देते हैं। तो उस चीज़ का स्पेशली यहाँ पे ध्यान रखना है। और सेकेंड थिंग इज दैट कि इम्प्रूव कैसे करना है, तो ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो इसके लिए। अगर किसी की भी इम्प्रूव नहीं हो पा रही है, तो कुछ कंपनी के ना सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हम्म। तुमने अगर सीवी में कुछ मेंशन किया कि प्रोजेक्ट टू मेंशन किया, तो ये तो श्योर शॉट है कि वो लोग तुमसे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए पूछेंगे ही, तो तुम यहाँ से ही रट के जाओ पहले से ही प्रोजेक्ट को, कि यस सर। तुमको ऑन द स्पॉट में, मतलब जब भी तुम उसको एक्सप्लेन करो, ताकि कुछ हो जाता हो, कुछ ऐसा होता है ना कि उस टाइम ऑन द स्पॉट वर्ड दिमाग में मिस हो जाते हैं जो भी हम लोग कहना चाहते हैं। तो उसको तुम पहले से ही प्रिपेयर करके रखो। तुमको जैसे सपोज कि मैंने बताया कि सीक्वल में ज्वाइन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ज्वाइन को पहले से रेडी करके रखो कि कोई भी क्वेश्चन आएगा हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। केस स्टडी को पहले से करके रखो, एक फ्रेमवर्क होता है उसको एक्सप्लेन करना है, वो हम्म। करके रखो। तो आई थिंक यहाँ से इस टाइप से अगर नहीं हो पा रही कम्युनिकेशन स्किल अच्छी, तो इस टाइप से तुम इम्प्रूव कर सकते हो यहाँ पे। और एप्टी सर। हाँ, यस सर। और एप्टीट्यूड पार्ट की बात रही, तो देखो यहाँ पे मल्टीपल साइट्स हैं, जैसे इंडिया बिक्स हो गई, और आई थिंक परीक्षा डॉट कॉम हो गई, वो भी है एक, और एक और भी, जैसे मैंने तो बेसिकली राकेश यादव बुक फॉलो किया था, 7300 प्लस क्वेश्चन हैं उसके अंदर। तो और अगर कोई भी उस राकेश यादव बुक की फॉलो करेगा तो आई थिंक उसका एप्टीट्यूड निकल जाएगा। और ये आप तो कोई अरुण शर्मा की बुक को भी फॉलो कर सकता है, वो भी एक बेस्ट बुक है, बट मैंने राकेश यादव फॉलो किया था। तो और टाइम टू टाइम ना टेस्ट देते रहना है, क्योंकि अब एप्टीट्यूड भी कंपनी के ना कंपनी का जो एप्टीट्यूड का लेवल है वो भी इंक्रीज कर रहा है डे बाय डे। तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है, और अपनी प्रिपरेशन में जो भी एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन है उसको थोड़ा और एक स्टेप आगे ले जाना है। ओके। यस सर। So could you tell us that do CGPA plays an important role in anyone's company campus placement और क्या उसे एक एज मिलता है? देखो सीजीपीए ना नॉन कोर में तो सिर्फ तुमको शॉर्टलिस्ट कराना है अपनी, मतलब जब भी तुम सीवी शॉर्टलिस्ट कराना है या तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार करना है, तभी सीजीपीए तुम्हारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इंटरव्यू में ऐसा कुछ सीजीपीए का इंपॉर्टेंट रोल होता नहीं है। तो टू बी मतलब तुमको अगर सेफ साइड में रहना है तो तुम अप्रोक्सीमेटली 7.5 प्लस रख सकते हो, या 8 रख लो तो और भी बेस्ट रहेगा। ओके। सर, एक क्वेश्चन ये भी है, बहुत कोई पूछते हैं कि इफ वी आर प्रैक्टिसिंग एसक्यूएल और लर्निंग एसक्यूएल तो कहाँ से करें? तो आपने जैसे बताया यूडेमी से किया जा सकता है और भी हम्म। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में किया जा सकता है, लेकिन कहाँ जाके प्रैक्टिस करें? कहाँ क्वेश्चंस मिलेंगी उस लेवल की, और प्रैक्टिस वहाँ कैसे किया, कहाँ से करें? देखो तो सीक्वल की अगर प्रैक्टिस करनी है तो हैकर रैंक इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तुमको लगभग हैकर रैंक पे जिस टाइप की प्रॉब्लम मिलेंगे ना, तुमको वही सेम टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे इंटरव्यू में भी आएंगे। और अगर कोई कंपनी ऐसी है जो सीक्वल को कोडिंग में एज अ लैंग्वेज यूज कर रही है, तो तुमको वो सेम क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो कंपनी पूछती है, अप्रोक्सीमेटली सेम ही क्वेश्चन रहते हैं। तुम हैकर रैंक पे ओके। प्रैक्टिस करो तो यू कैन गेट ऑल द यस सर। थिंग्स। एंड फॉर सर पाइथन, लाइक पाइथन के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे?
देखो पाइथन के लिए ना तुमको बेसिक पाइथन आनी चाहिए। देखो पाइथन भी बहुत बड़ी बहुत वास्ट है यार, ठीक है। तुम Yes, sir. बहुत जगह मल्टीपल जगह पे यूज होती है पाइथन, तो तुमको डेटा Mm. एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है उसको। तो बेसिक पाइथन, उसके बाद में तुम नमपाई एंड पांडा जितनी भी लाइब्रेरी हैं उस पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वो डेटा एनालिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक नमपाई हो गई, पांडा हो गई, मैटप्लॉटलिब हो गई, सीबॉर्न हो गई। तो जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उन पे फोकस करो। आफ्टर दैट तुम एमएल पे फोकस करो। Okay. Yes, sir. So, sir, we are in the final segment of the interview. Can you please share some tips, points, or strategies to keep in mind for the juniors watching this, or for those who want to get into this field? देखो हम लोगों के पास में तीन मेजर ऑप्शन होते हैं। या तो हम लोग कोर में जाएं, या नॉन कोर, Mm. सॉरी नॉन कोर में भी दो ऑप्शन होते हैं कि या तो एनालिटिक्स या तो सॉफ्टवेयर। तो Mm. तुमको किसी ना किसी दो डोमेन को पकड़ के चलना है। मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने कोर को पकड़ा पकड़ा हुआ था और एनालिटिक्स को पकड़ा हुआ था। तो जब मतलब मैंने इन दोनों पे अच्छा खासा मेहनत करके रखा हुआ था कि मतलब मैंने ये दोनों को साथ में ही लेके चल रहा था, क्योंकि पता नहीं रहता है ना कि मतलब कि कब मार्केट की सिचुएशन क्या है, कि कौन सी कंपनी कम हो जाए, कौन सी ज़्यादा हो जाए। तो अगर दो डोमेन को टारगेट करोगे तो सेफ रहोगे। और दूसरी टिप्स ये रहेगी कि एप्टीट्यूड पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हम लोगों को पहला स्टेप जो होता है वो एप्टीट्यूड ही होता है। तो उसको अच्छे से इम्प्रूव करना है। और ये थर्ड टिप्स ये रहेगी, अगर एनालिटिक्स में जाने का मन बना ही लिया है तो एटलीस्ट बेसिक पाइथन, नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब भी करके रखो, और एम एस Mm. एक्सेल भी। तो ये सब टिप्स रहेंगी। और एक चीज़ और, जैसे जैसे कि एक चाणक्य ने भी बोला है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, क्योंकि अगर खुद चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे और फिर सीखोगे तो लाइफ बहुत छोटी पड़ जाएगी उन सब के लिए। Yes, sir. Thank you so much, sir. It was a great experience for me to have a chat with you, and I also learned so many important things from you. And I hope our all viewers will be benefited from this session. And thank you, sir, for your valuable time. थैंक यू शिवम।